वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस लेटेस्ट न्यूज़ में। आशीष तिवारी स्वागत करता हूं आपका। देखिए, साइंस का हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी लेक्चर शुरू कर दिया है। एक लेक्चर करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दी है। इंग्लिश के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, साइंस की हिंदी वालों के लिए अलग बनी है। ऐसे ही पॉलिटी भी इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग चलेगी। ठीक है, सबका कंपाइलेशन अलग अलग चल रहा है, आप उसको देखिए। सारे इंपॉर्टेंट पूरा सिलेबस इससे कवर होगा। इंपॉर्टेंट डिटेल जितनी होंगी, देखिए जितना आप डेप्थ में पढ़ेंगे असर्शन रीजन करने में उतना आसानी होगी। वन लाइनर का काम खत्म ही है। अब असर्शन रीजन तभी कर सकते हो जब आप सिलेबस करोगे। मेंस में भी तो आपको लिखना है। ठीक है, तो पूरा बेसिक से है ये, बहुत जीरो से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है डिस्टेंस की और फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। इससे असर्शन रीजन बहुत बनते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या होती है। जैसे मैं बोलूँ यार, मेरे घर से आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके घर की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। तो अभी ये मैंने बताई ना, सिर्फ कि ये दूरी बताई। क्या बताई? दूरी। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल जहाँ से, अगर मुझे आपके घर से, मतलब अपने घर से आपके घर जाना है, तो ये इनिशियल पॉइंट हुआ। आपके घर जाना है, वो फाइनल पॉइंट हुआ। तो जो इसकी डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, विदाउट टेकिंग अकाउंट इनटू डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मैं किस डायरेक्शन से जाऊंगा ये पता नहीं है मुझे। ठीक है, तो इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। भाई आपका घर मैंने यहाँ बैठे बता दिया 100 किलोमीटर है। कहाँ से 100 किलोमीटर है? यहाँ से दाएं मुड़ जाओ, बाएं मुड़ जाओ, डायरेक्शन नहीं बताया। तो ये तो स्पीड हो गई, इसकी यूनिट मीटर होती है। और स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती भाई, कुछ तो दूरी होगी ना। स्पीड कभी जीरो नहीं होती है और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये थोड़ी बोलोगे मेरा घर तुम्हारे घर से 100 किलोमीटर नीचे पाताल में, तब भी वो दूरी हुई है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मान लीजिए ये दो पॉइंट, ये आपका घर है, ये मेरा घर है। ठीक है, अब ये इसको मैं इधर उधर इधर उधर से आते आते दूर से जोमेटो वाला आ गया, जीपीएस में उसको नहीं पता चला, तो उसने 100 किलोमीटर दूरी कवर करी। और मेरा घर आपके घर से मात्र 1 किलोमीटर है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब मैं बेडरूम में सो रहा था, मेरे पापा ने देखा यार मैं अभी बेडरूम में ही हूँ, बल्कि मैं माल रोड से घूम के आ गया, तो मेरा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। और अभी आप यहाँ बैठे हैं, आप चाय वाले की दुकान पहुँच गए, तो अपने घर से जो आप चाय वाले की दुकान पहुँचे, तो ये आप डिस्प्लेस हुए ना, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब चाय वाले से आप कहीं और पहुँच गए, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो एक चीज़ समझो, जैसे एक छोटी सी चीज़ है, जैसे ये नॉर्थ, ये साउथ है, माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, क्या बना दिया मैंने, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब ईस्ट से आप नॉर्थ गए, ठीक है, नॉर्थ से आप वेस्ट गए, वेस्ट से साउथ गए, साउथ से वापस आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया कि जहाँ से शुरू करा वहीं वापस आ गए। और दूरी क्या हुई? ये इन सब का सम, ये दूरी हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दिशा यहाँ होना जरूरी है। दिशा प्लस मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। जैसे मैं बोलूँ यार अभी तुम घर पे थे, राजू कहाँ है? राजू जो है वो श्याम जलेबी वाले के यहाँ है, तो श्याम जलेबी आपके घर से कितनी दूरी है? यानी आप अपने घर से वहाँ डिस्प्लेस हो गए हैं। ठीक है, और जब घर पे बैठे बैठे पूछेंगे कि कितनी दूरी, अभी आप हिले नहीं है, तो वो दूरी हो गई। ठीक है, तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आराम से डिफरेंस भी बता सकते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन दीजिए, डिस्प्लेसमेंट की दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। दूसरा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट कैसी है? वेक्टर। ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे असर्शन रीजन के जो सवाल बनेंगे वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे ये डिस्टेंस है ए से बी की, ऐसे 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 ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इन डेली लाइफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड इन सेम सेंस, बट इन फिजिक्स की बात करें तो दोनों में अंतर है। लेंथ ऑफ स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। अब जैसे ये है, जो एक पाथ आपने ट्रैवल करा टोटल, वो डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हुज लेंथ इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, बस डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, चलिए स्पीड देखते हैं। अब देखो, बचपन में आपने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपकी चाल के, अगर मैं बोलूँ आप 100 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाते हो, तो आपकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं बोलूँ आप 150 किलोमीटर 1 घंटे में पहुंच जाते हो, तो आपकी स्पीड हो गई 150 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट
इन यूनिट ऑफ टाइम उसको उसकी स्पीड बोलते हैं। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है। और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड भी दो टाइप की होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप एक समान स्पीड से, मतलब 100 की स्पीड से ही कंटिन्यू चलते चले जा रहे हैं, तो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब आप अपनी समय समय पे स्पीड बदलते जा रहे हैं, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे, ठीक है। कि अभी 100 से चले, फिर 150 कर दिया, ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड होती है दोस्तों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। मान लीजिए 1 घंटे में आपने 100 किलोमीटर चला, फिर दूसरा 1 घंटे में आपने 200 किलोमीटर चला, ठीक है। तीसरे 1 घंटे में आपने फिर 300 किलोमीटर चल दिया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 300, 100, 400 और 2, 600। और टोटल टाइम कितना लगा? 1, 2, 3 घंटे। यानी डिवाइड करो, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आ गई? 200 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे। चलिए वेलोसिटी आ जाते हैं। अभी वेलोसिटी जब लेक्चर शुरू करा था तब बताया था कि डिस्टेंस जो होती है स्पीड प्लस जब एक डायरेक्शन हो स्पीड में, किसी स्पीड में जब डायरेक्शन भी आ जाए। जब मैं बोलूँ 100 किलोमीटर की रफ्तार से नॉर्थ की तरफ भाग रहा है, दिशा दे दूँ उसको, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। अब जब आप कार स्टार्ट करते हैं तो वो रेस्ट में होती है ना, तब वेलोसिटी इनिशियल जीरो होती है। और जब आप कार रोकते हैं तब वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जाती है ना। तो ये वेलोसिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो जाती है। आपको किसी और डायरेक्शन में जाना है, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे ग्रेविटी, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो -9.8 होता है, और जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो वो +9.8 होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको नोट करने पड़ेंगे। ऐसे डिस्टेंस बनाइए, शॉर्ट नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। तभी आपको फ़ायदा करेगा ये एग्जाम में, ठीक। तो एसआई यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कोई भी हो सकती है। अब स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताया ना, तो स्पीड क्या होगी भाई? ये स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी, कभी जीरो नहीं होगी। ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। दोनों की डेफिनेशन दे दो, यूनिट बता दो, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी। हो गया डिफरेंस, ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझ लो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये टर्म याद रखना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं। कैसे? अब एक चीज़ समझो, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी का मतलब जब आप अभी आप गाड़ी रोक रहे हैं तब कितना, अभी आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, और जब आपने गाड़ी शुरू करी थी तो वो 20 की स्पीड से थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, कितना टाइम लगा इतने 20 से 100 पहुंचने में? तो मैंने बोला आपको लगा 10 मिनट ले लिया। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया आपको? 80 अपॉन 10, यानी एक्सेलरेशन हो गया 8। यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस बार भी आर में आई थी, ठीक है। तो मोशन की 3 इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। v इक्वल टू एक होती है u प्लस एटी। यहाँ पे v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। देखो इस बार न्यूमेरिकल तक आ गया था आर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। अब मान लीजिए आपने कार स्टार्ट करी, बूम बूम बूम। तो जब आपने स्टार्ट करोगे कार ना, एक चीज़ याद रखना, जब आप कार स्टार्ट करोगे तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ना, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? जीरो होगी, मतलब u जीरो होगा। और जब कार आप स्टॉप करोगे चलते चलते तो v जीरो होता है। कहने का मतलब क्या बोला मैंने? सर कंफ्यूज कर दिया आपने? कुछ नहीं कंफ्यूज करा, ध्यान से सुनो। कार में बैठ के जब कार स्टार्ट करते हो तो u जीरो होता है, और जब कार चलती चलती रोकते हो तो v जीरो हो जाता है, ठीक है। बस इतना है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। और t टाइम है, t क्या है? टाइम है। और s डिस्टेंस है, s क्या है? डिस्टेंस है। तीनों इक्वेशन याद रहनी चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है। याद रखना इसको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जब जैसे 100 की स्पीड से ही गाड़ी कंटिन्यू चलती जा रही, कोई एक्सेलरेशन में परिवर्तन यानी स्पीड में परिवर्तन हो ही नहीं रहा, तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब मोशन ग्रेविटी के अंदर में क्या होता है? तो सब कुछ वही होता है। एक चीज़ समझो, अब ये कोई छत पे बच्चा बैठा है, ये कोई बॉल को फेंकता है ऐसे नीचे, तो जब ये बॉल नीचे आती है तो ग्रेविटी के कैसे साथ में आ रही ना, ग्रेविटी क्योंकि नीचे काम करती है, तब फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी।
पहला, बस एक ही जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे जी लग जाएगा क्योंकि ग्रेविटी के साथ आ रही। जब आप ऐसे रोड पे चलोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए वाला, और जब आप ऊपर से कोई चीज़ फेंकोगे तो जी लग जाएगा क्योंकि ग्रेविटी लगती है। और तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब एच क्या हो गया, हाइट हो गई, जी तो ग्रेविटी हो गई। तीसरी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब अगर यही इसका उल्टा हो जाए, अब ये बॉल यहाँ से ऊपर फेंके तो ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रही है ना, तो सारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये देखो, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH। तो कॉन्सेप्ट याद रखना है, एमसीक्यू में अगर आ जाए कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगी तो इक्वेशन जो मोशन की होंगी वो नेगेटिव होगी, और ग्रेविटी के साथ में आएगी तो मोशन की इक्वेशन पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट इज अपोज्ड इज नोन एज फ्रिक्शन। मतलब समझ नहीं आया होगा, ऐसे समझो। अब ये देखिए, ये रस्सी से इसको खींच रहा है, बहुत सारा फोर्स लगा रहा है, ये अपनी इस दिशा में फोर्स लगा रहा है और इसी दिशा में मोशन हो रहा है, क्योंकि और फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है, जिधर मोशन होता है ना उसके अपोजिट फ्रिक्शन लगता है। अब यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है, और अगर यहीं पे ये रोलर लगा दे, ऐसे बॉल बेयरिंग लगा देना, तो आराम से खींचता चला जाएगा क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है फ्रिक्शन विच अपोज मोशन। शॉर्ट में फ्रिक्शन मोशन का विरोध करता है, अपोज करता है मोशन का, क्या करता है, अपोज करता है, विरोध करता है कि तू खींचता रहे बेटा, तेरे जितना दम है मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करने के तरीके, यहाँ तेल लगा दो, सेंधा नमक लगा दो, मतलब तेल लगा दो तो अपने आप खिंच जाएगा, रोलर लगा दो, है ना। इसलिए जैसे ये देखो, ये वाला एग्जांपल, अब ये भी फोर्स इधर लगा रहा है, इधर मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अभी आप जैसे जिस टेबल पे पढ़ रहे हो, अभी आप उसको खसकाओगे ना, बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। बस इन शॉर्ट इतना समझो, जिस दिशा में मोशन होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन होता है, क्योंकि फ्रिक्शन का काम है मोशन को अपोज करना। तो पढ़िए एक बार क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज अपोज्ड इज नोन एज फ्रिक्शन। ठीक है, अब फ्रिक्शन चार तरह का होता है। अब ये देखिए, चार तरीके का फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जब इसको ऐसे चलाया जा रहा है, घिसलाया जा रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब आप स्लाइड करते हो, झूले वूले पे देखते हो स्लाइड करते हो ना। रोलिंग फ्रिक्शन, जो ये रोल करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन, जो मछली वछली चलती है हवा में, एयर रेजिस्टेंस लगता है। तो ये चार तरीके का फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब जैसे ये रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है, देखिए ये ऐसे खींच रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बहुत मेहनत लग रही है क्योंकि ये बहुत अपोज कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन, इसने बॉल बियरिंग लगा दी, आराम से खींचता चला जाएगा, फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन को कम करना, आप यहाँ पे बॉल बियरिंग लगा दो, तेल लगा दो। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब ही है वो मोशन को अपोज करता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप समझ गए होगे। अब चार तरीके के, स्टैटिक, रोलिंग, स्लाइडिंग, फ्लूइड, मतलब जो पानी में लगता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग से कम होता है। ठीक है, बॉल बियरिंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू इनेबल रोटेशनल और लीनियर मूव। अभी दिखाई ना कैसे छर्रे लगा दिए, आराम से चलेगा वो। फ्रिक्शन को अगर आपको कम करना है, अपना लुब्रिकेंट लगा दो, तेल, वैसलीन, ग्रीस, ये सब का यूज़ करो, आराम से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, आराम से जो चीज़ आपको करनी है आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन का मतलब यही है कि जो मोशन को अपोज नहीं करे, अपना लुब्रिकेंट लगा दो, आराम से हो जाएगा। एडवांटेज क्या होती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन हेल्प अस टू वॉक ऑन अ सरफेस। भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चल नहीं पाओगे, फ्रिक्शन ही तो अपोज करता है। अब ये चीज़ समझ लो, जैसे बर्फ़ की सिल्ली है, बर्फ़ है, आप उस पर नहीं चल पाते, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, बिल्कुल एकदम ही फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है, घर्षण का होना ज़रूरी है। आप देखो चल ही नहीं पाओगे वहाँ पे, और एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन, एकदम पथरीला एरिया, डट्टे डट्टे पड़े, बहुत पत्थर पत्थर पड़े, इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि चलने में दिक्कत हो। तो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। फ्रिक्शन हेल्प करता है हमें चलने में। वी कांट वॉक ऑन स्मूथ और स्लिपरी सरफेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन मतलब अपसेंट होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, माफ़ कीजिएगा। अब जहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा वहाँ आप चल ही नहीं पाओगे, जैसे बर्फ़ है ना, स्मूथ सरफेस, चिकनी जगहों पे हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं। फ्रिक्शन इज इसेंशियल फॉर ड्राइविंग अ कार। अब अगर कार चलाना, अब अगर फ्रिक्शन ही नहीं है, एकदम स्लिपरी है, तो चल ही नहीं पाएगी वो, है ना, तो फोर्स ही नहीं काम करेगा व्हीकल और उसके बीच में। स्केटिंग करनी है आपको, फ्रिक्शन चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में। अब मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ फ्रिक्शन है तभी तो लिख रहा हूँ, अब अगर फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो ये चलेगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, मान लो बहुत रफ है, एकदम गड्ढे गड्ढे पड़े, तो ये चलेगा ही नहीं, तो इसको भी याद रखिएगा। रबिंग बोथ हैंड्स, अब दोनों हाथों को रब करिए, फ्रिक्शन आएगा। लाइटिंग अ मैच स्टिक, अब माचिस जलाते हो, घर्षण ही तो होता है, फ्रिक्शन ही तो होता है, ऐसे जलाते हो जल जाती है। ठीक है, रिड्यूस करना है फ्रिक्शन, तो क्या करो, पॉलिश कर दो सरफेस को। ठीक है, एंटी फ्रिक्शन मेटल यूज़ करो, बॉल बेयरिंग यूज़ कर लो, लुब्रिकेंट यूज़ कर लो, तो फ्रिक्शन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होगा तो कोई भी मोशन अपने आप ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है तो मोशन कम होगा। सिंपल भाषा में समझ लो ये। चलो अब आ जाओ भैया, वर्क, एनर्जी, पावर। इससे इस बार भी आर क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल में। तो वर्क क्या होता है दोस्तों,
बस सिंपल बात है, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो भी आप काम करते हो, एनर्जी रिलीज करते हो, वही आपका वर्क है। हर किसी की वर्क की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 10 घंटे पढ़ता है, कोई 2 ही घंटे में थक जाता है, कोई 10 घंटे काम कर लेता है, कोई 18 घंटे कर लेता है ना। तो वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। वर्क इज इक्वल टू, फिजिक्स में वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनटू डिस्प्लेसमेंट, माफ़ कीजिएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे मैंने बोला कि ये बड़ा सा ब्लॉक रखा है, आपने इस पर कितना काम करा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रख दिया, तो आपने कितनी एनर्जी गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर की, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू एफ एस, और वर्क की यूनिट जूल होती है। चलो और देखें, अ वर्क इज सेड टू बी डन इफ व्हेन एक्टिंग देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इफ नो डिस्प्लेसमेंट अकर आफ्टर प्लेइंग अ फोर्स, नो वर्क इज डन। मतलब जब तक वर्क होने की कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में। मतलब आप टेबल में जिस तरफ, इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, तो टेबल इसी तरफ चले, डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आपने कहा हाँ वर्क करा आपने। मम्मी आई, बोला यार क्या काम करा, तुमने देखा सब तकिए वकिए चद्दर अद्दर उल्ली पड़ी थी, तुमने सब सही कर दिया, सारा सामान सेट कर दिया, तो आपने वर्क करा। अब सब कुछ अपनी ही जगह पे है वैसे का वैसे, तो कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी W इजकल टू एफ इंटू एस होता है। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एफ मतलब फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि देखो फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो इसलिए। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, एक जैसे ये है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और इसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसको पॉजिटिव वर्क माना जाएगा, ठीक है। अभी यही अगर ये दीवार होती है, चाहे जितना फोर्स लगाए, कोई मूवमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होगा, तो वर्क जीरो माना जाएगा। 3 केस बनती हैं, एक जिनमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब जिधर फोर्स लगाओ उधर ही मूवमेंट हो जाए। दूसरा जीरो वर्क होता है, जिधर फोर्स लगाओ कोई मूवमेंट ना हो। तीसरा जो होता है दोस्तों क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है, इधर फोर्स लगा इधर काम हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो नेगेटिव हो गया, अगर इधर फोर्स लगाओ इधर भागे। जीरो वर्क, ये देखो जैसे ये है, अब ये आप मुझे बताओ, क्या ये कोई काम कर रहा है, ये अपने बैग को लेके जा रहा है, क्या ये कोई काम कर रहा है, तो नहीं, इसका वर्क जीरो माना जाएगा। ध्यान से समझो क्यों, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है। कंडीशन समझ लो बस, जिधर फोर्स लगे उसी डायरेक्शन में होना चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट, तभी माना जाएगा वर्क हुआ। नहीं तो ये फोर्स उठाए, ये चल रहा है आगे की तरफ, तो कोई मतलब ही नहीं है। फोर्स का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होने चाहिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तभी वर्क माना जाए। अब कूली है, ये उठा के सर पे बैग रख ले, फोर्स कहाँ लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ है ना, पर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। फोर्स इधर लग रहा है, डायरेक्शन इधर जा रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो कोई वर्क नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, ठीक है। तो याद रखना, जो वर्क है वो तुम्हारा क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और नेगेटिव भी हो सकता है। समझ गए तीनों कंडीशन। चलिए, एनर्जी अभी बताया, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यार, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट साउंड, बहुत सारी एनर्जी। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती, कैसी है, स्केलर है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास, वी का मतलब वेलोसिटी। जैसे चिड़िया उड़ती है, गुलेल से आप मारते हो, तो इन शॉर्ट टर्म जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होगा, वेलोसिटी होगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। क्या होता है, एम जी एच, मास ग्रेविटी हाइट। अब जैसे डैम है, डैम का पानी ऊपर से आता है ना, तो उसमें देखो पानी में मास भी है, ऊपर से आ रहा है तो ग्रेविटी भी है और हाइट भी है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ हाइट पे होती है तो वहाँ पे एम जी एच लगता है। अब जैसे वो कोई चीज़, चिड़िया बैठी है अगर डाल पे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो उड़ने लगेगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। याद रखना इसको। मैकेनिकल क्या होता है, दोनों का सम होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। स्केलर क्वांटिटी एनर्जी सारी स्केलर होती हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट पजेस ड्यू टू इट्स मोशन इफ द मास ऑफ बॉडी इन केजी, स्पीड मीटर पर सेकंड। समझ गए, मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी मास में मोशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे चिड़िया विड़िया है, पत्थर अगर आप फेंक दिया, उड़ रहा है हवा में जब तक, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। पोजीशन बताया ना कि अगर वो हाइट पे चिड़िया बैठी है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनी ऑब्जेक्ट अंडर अ फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन ड्यूरिंग देन वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब चिड़िया यहाँ से यहाँ बैठ गई, ठीक है, तो जब उड़ रही है तब काइनेटिक है, वहाँ से यहाँ बैठ गई, पोटेंशियल हो गई। पोटेंशियल मतलब वो कहाँ पे है, उसकी प्लेस क्या है, ठीक है, पोजीशन कहाँ पे।
फॉर्मूला याद रखना mgh। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे वाटर जो स्टोर रहता है रिजर्वायर में, जो अभी वाटर स्टोर है, पोटेंशियल है उसका कि यार इस नदी के डैम में कितना पोटेंशियल है तबाही लाने का, बिजली बनाने का। पर जैसे ही नदी से वो पानी गिरने लगता है डैम से, तो उसमें काइनेटिक आ जाता है इतनी जगह पे, क्योंकि वो मोशन में है। जैसे ही नीचे आया फिर पोटेंशियल आ गया। अब ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि भैया हाइट पे है, जैसे ही नीचे आ गया तो उसका पानी का पोटेंशियल कम है। क्या नीचे का पानी बिजली बना पाएगा? नहीं, जो ऊपर से आएगा रिजर्वायर से वही बना पाएगा। एप्पल है, अब पेड़ से एप्पल गिरता है तो ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया, नीचे आ गया तो नहीं है, ठीक है। स्ट्रेच बो, जब आप गुलेल खींचते हो है ना, तो तब पोटेंशियल ज़्यादा होता है, छोड़ देते हो तो काइनेटिक आ जाता है। वाउंड स्प्रिंग वॉच हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच बो स्ट्रिंग पॉजेस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है कुछ पोटेंशियल एनर्जी के, बहुत सिंपल है। अब एक पॉइंट और बचा है लास्ट, पावर देख लेते हैं। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क, कि आप कितने समय में कितना काम कर रहे हैं, उसकी क्या पावर है। खली की पावर ज़्यादा है या मेरी पावर ज़्यादा? ऑब्वियसली खली की है, क्योंकि वो वर्क ज़्यादा करेगा कम टाइम में, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। ये एग्जाम में न्यूमेरिकल में आते हैं तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। वर्क अपॉन टाइम होता है P=W/T, और पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। तो पावर इज डिफाइंड एज अ रेट एट विच वर्क इज डन, ठीक है, उसको बोलते हैं पावर। फॉर्मूला याद रख लो, वर्क अपॉन टाइम। पावर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर होगी भाई, कोई डायरेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एनर्जी है पूरा, पावर भी एक तरह से, तो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर इंपॉर्टेंट है, 746 वॉट होता है, ये सबको पता है, शायद ही होगा कोई जिसको नहीं पता होगा कि 1 हॉर्स पावर 746 वॉट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। कल अब दूसरा पार्ट देखेंगे बहुत जल्दी, 1 महीने में पूरी साइंस आपको आराम से कवर करा दूंगा। तो क्वालिटी को मेंटेन रखिए, अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, सब हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा है, और प्लस मेंस में भी आपके काम आएगा। कॉन्सेप्ट है समझने में दोस्तों, न्यूमेरिकल्स भी क्योंकि आने लगे हैं। चलिए अब फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या होता है आपको पता है? फोर्स जो भी बॉडी पे लगता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज, अटेम्प्ट टू चेंज द इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप उसमें फोर्स लगाओ, उसकी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी बदल जाएगी, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखो, F=ma। यूनिट याद रखो, न्यूटन। CGS यूनिट इंपॉर्टेंट है, डाइन होती है। क्या है? डाइन। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, ठीक है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी के साथ एक चीज़ जुड़ती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, शायद होगा, हाँ। इसको समझो पहले आप। ये देखिए, जैसे ये है हाथ, ये कोई सेंटर पे लड़का खड़ा है, ऐसे ऐसे रस्सी को घुमा रहा है, ठीक है, रस्सी को घुमा रहा है। अब रस्सी को तो ये घुमा रहा है ना, रस्सी फोर्स अंदर की तरफ लगा रही है, पर ये जो पत्थर है ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो फोर्स अंदर की तरफ लगता है, सिंपल सी भाषा में समझो, जो अंदर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं, और जो फोर्स बाहर की तरफ लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। कभी हाथ में पत्थर लेके ऐसे ऐसे बांध के नचाया होगा ना, अगर पत्थर टूट जाता है वो तुरंत बाहर की ओर गिरता है, ठीक है, और रस्सी आप ही के पास रहती है। तो सेंट्री, बस आसान भाषा में जो समझना है आपको, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है? F=mv²/r, बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। m मास है, v इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, r रेडियस होती है। अब जैसे आप मथानी घुमाते हो, ऐसे 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 बहुत तेज तेज घुमाते हो ना, तो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। जैसे मशीन घूमती है बहुत तेज 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 तेज, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर अ बॉडी टू मेंटेन मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, अ फोर्स इज नेसेसरी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई ऐसे ऐसे आप जब घुमाओगे सर्कल में, क्या होता है? वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अभी यहाँ से मैं यहाँ मुड़ेगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी, है ना। तो इसी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है mv²/r, ठीक। फिर से पढ़ लो, टू मेंटेन मोशन इन अ सर्कुलर पाथ, अ फोर्स इज नेसेसरी, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अब आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते हैं। अब जैसे देखो, द पार्टिकल ऑफ मड्स आर थ्रोन अपवर्ड इन अ टेंडेंशियल डायरेक्शन बाय द व्हील्स ऑफ साइकिल। जब साइकिल घूमती है, ऐसे ऐसे सारी मिट्टी के कण क्या होते हैं? अंदर जाते जाते हैं ना। स्कूटर जब चलता है तब भी क्या होता है? सब अंदर जाते जाते हैं ना, और कुछ बाहर भी जाते हैं, कुछ अंदर भी जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल भी वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल भी वर्क करता है। प्लैनेट जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, जैसे सन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ना, तो अंदर की तरफ, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही, एक तरह से ये इसको घुमा रहा है और ये इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब आप कार घुमाते हैं तब भी सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, ठीक है। हेयर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ग्राउंड एंड व्हील्स। तो आपको बस ये एग्जांपल्स याद रखने हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स के आपके असर्शन रीजन में ये बनते हैं। गोइंग थ्रू अ लूप ऑन अ रोलर कोस्टर, अब रोलर कोस्टर कभी गए होगे तो देखते हो जब ऐसे घूमता है तब भी जो भी सर्कुलर चीज़ होगी, बस ये दिमाग में बैठा लो, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं उसके। सेंट्रीफ्यूगल की एक बार डेफिनेशन देख लो।
व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ टू मेंटेन इट्स मोशन अ फोर्स इज एक्सर्टेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड। ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, वो इनवर्ड था और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लग जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल आप देख सकते हो। अ पर्सन सिटिंग इन अ सर्कुलर स्विंग फील्स पुश अलोंग द, वो देखा है ना, ऐसे ऐसे गोल वाला गेम होता है, उसमें आप अगर ऐसे कूदो तो आप अंदर की तरफ आते हो, और जैसे घूम रहा बाहर जाओ तो इधर गिर जाओगे, है ना। तो ये सब क्लॉथ ड्रायर है, क्रीम डिस्पेंसर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे सेंट्रीफ्यूग यूज़ करते हो ना हैवी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए, तो ये सिंपल है, बस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल याद रखो, काम बन जाएगा। अब मोमेंटम देख लेते हैं। तो मोमेंटम बताया था मैंने, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। जिस भी ऑब्जेक्ट में मास होगा, ठीक है, और वेलोसिटी होगी, उसमें मोमेंटम होगा। अब कैसे पता चलेगा, जैसे ट्रक है, एक ट्रक है और एक साइकिल है, किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा दोस्तों, ट्रक में देखो बहुत ज़्यादा वो है ना, क्या मास ज़्यादा है ना, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। ठीक है, जिधर बॉल फेंकोगे आप ना, उधर ही तो मोमेंटम चलेगा, यानी जहाँ वेलोसिटी होगी। यानी एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ अ मोमेंटम, बस इतना याद रखो, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, और SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतने से आपका काम बन जाएगा कि जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें मोमेंटम होगा। अब ये बताओ, फुटबॉल मैंने खूब तेज़ी से फेंकी और एक आपके पास लेदर की बॉल खूब तेज़ी से फेंकी, किस में मोमेंटम ज़्यादा होगा भाई, स्पीड ज़्यादा होगी जिसमें मास कम है, यानी बड़ा कम है, जो जैसे गेंद लेदर की उसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये मोमेंटम वाला न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। अब बस इसका हल्का सा एग्जांपल देख लो। लाइट वेट व्हीकल है जैसे साइकिल, हैवी वेट व्हीकल है जैसे लोडेड ट्रक, कहीं रोड पे खड़ा हुआ है, पार्कड है, तो वी ऑल नो दैट मच ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द ट्रक। आपको ट्रक को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हिलाने के लिए, है ना, और कार को लगाने के लिए। सिमिलरली अ ग्रेट अपोजिंग फोर्स इज नीडेड टू स्टॉप अ हैवी बॉडी देन अ लाइट बॉडी इन द सेम टाइम। अब अगर ट्रक को मैं बोल दूँ हाथ से रोको तो नानी मर जाएगी, साइकिल को रोक दोगे, क्यों, क्योंकि मोमेंटम कम है। ठीक है, तो जो भी मूविंग होते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका ज़्यादा होगा मोमेंटम, और डिपेंड किस पे करेगा, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, अब जैसे दो पत्थर हैं, एक हल्का है एक भारी है। आई ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, अब उसको ऊपर से फेंको, और जो ग्राउंड में है उसको क्या आसान होगा कैच करना, लाइट पत्थर का, क्यों, क्योंकि उसका मोमेंटम कम है। सिंपल सी चीज़ है, मोमेंटम मतलब बहुत ही ज़्यादा मास और वेलोसिटी से कोई चीज़ आ रही तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बस चेंज इन मोमेंटम जब होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसी को न्यूटन का सेकंड लॉ बोलते हैं, फिजिकल टू एम ए। बस तो याद रखना, चेंज इन मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जब मोमेंटम बदलता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, तो वो न्यूटन का सेकंड लॉ है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कि जैसे इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये दोनों सेम होगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए हो। ठीक है, मतलब फॉर 2 और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाओ। अब अगर मैं इस पर बहुत तेज़ी से फोर्स लगाऊँ, इसको तेज़ी से मारूँ और इसको धीरे से मारूँ, है ना, तो इनके मोमेंटम में फ़र्क आएगा, नहीं तो अभी ये दोनों सेम ही रहेंगे। ठीक है, जब आप गोली चलाते हैं तब मोमेंटम अलग होता है, और गोली अभी नहीं चला रहे तब मोमेंटम अलग होता है। ठीक है, तो बस सिंपल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और यही बात होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, याद रखिए, इसको बस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को हीट एनर्जी में, बस ये सिंपल सी चीज़ है। कोलिजन बस समझ लेते हैं क्या होता है। कोलिजन होता है जब दो और मोर पार्टिकल आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, उनको कोलिजन बोल देते हैं। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन है। अब लास्ट देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपरेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है बहुत कम समय के लिए, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त बुला रहा है, भाई आओ यार चले पार्टी करते हैं, क्या पढ़ाई वढ़ाई करोगे, आओ दारू वारू पीते हैं, है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए इम्पल्स जागा, थोड़ी देर के लिए फोर्स करा उसने, फिर आपने मना कर दिया, वो गायब हो गया। इम्पल्स क्या होता है, कम समय के लिए जब कोई चीज़ पे फोर्स लगता है आपको, है ना, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। फोर्स और टाइम इंटरवल। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपरेटिव ऑन एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, देन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड के यार छोड़ो यार UPSC, चलो आओ शादी वादी करते हैं, तो ये एक बहुत छोटे टाइम के लिए है, फिर आप तुरंत जाग गए, अरे नहीं यार मुझे SDM बनना, DSP बनना। तो इम्पल्स क्या होता है, फोर्स, और जो थोड़े समय के लिए लगे। तो ये था दोस्तों एक और लेक्चर। इसके बाद कल दूसरा लेक्चर देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देख रहे हैं, आराम से 1 महीने के अंदर आपकी साइंस में खत्म करा दूंगा। ठीक है, क्वालिटी मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। कोई समस्या परेशानी लग रही हो तो कमेंट में अपने भाई से पूछ सकते हो दोस्तों।